Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. I am your English mentor Anil, and today we are going to study our next poem, which is an elementary school classroom in a slum. So this particular poem is written by Stephen Spender. ये जो poem लिखी है वो स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है. तो इसका स्टडी डिटेल में हम करते हैं. उनका जन्म 1909 में हुआ था. उनकी डेथ हुई थी 1995 के अंदर. वो एक इंग्लिश एसेइस्ट थे. वो ऐसे भी लिखते थे. उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था और वो अपने आप को एक सोशलिस्ट मानते थे और पैसिफिस्ट वो इंसान जो शांति को सपोर्ट करता है, शांति प्रिय इंसान कह सकते हो. एंड उनके ज्यादातर जो काम होते थे वो सोशल इंजस्टिस पे वो लिखते थे और क्लास स्ट्रगल को लेकर लिखते थे. अगर हम इस पोम को देखें तो इस पोम के अंदर पोइट ने स्टीफन स्पेंडर ने कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल को बताया है और वो बच्चे जो कि स्लम में रहते हैं किस तरीके से उनको सोशल इंजस्टिस का सामना करना होता है. इन्हीं चीज को ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर पोम का थीम रखा गया है. चलो इस पोम को डिटेल में स्टडी करते हैं. देखिए, the poem is written by Stephen Spender, describe the social inequalities which are prevailing in the society. तो सोसाइटी के अंदर जो सोशल इनइक्वालिटीज, इतना बड़ा अंतर है, डिस्पैरिटी है, अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर, गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब है. तो ये इतना बड़ा जो क्लास स्ट्रगल प्रिवेल का मतलब फैला हुआ होना, उसके बारे में स्टीफन स्पेंडर ने इसको एक्सप्लेन किया है. In the poem, he described the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. तो इस पर्टिकुलर पोम में स्टीफन स्पेंडर ने एक एलिमेंट्री कह सकते हो, एलिमेंट्री प्रारंभिक जो बोलते हैं, ठीक है, ओके, प्रारंभिक जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो क्लास रूम है वहां का. तो वो जो कि स्लम में सिचुएट करता है, स्लम में सिचुएटेड है, उसकी कंडीशन बताई है कि किस तरीके से वो एलिमेंट्री स्कूल है, तो वो किस तरीके से प्राइमरी जिसको आप बोल सकते हैं, तो उसकी कंडीशंस बताई कि उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं वो क्लासरूम कैसा, वहां के बच्चे कैसे, उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. द पोइट वांट्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ एवरीवन. पोइट चाहता है कि सभी का ध्यान होना चाहिए, इन बच्चे की तरफ हम सभी को ध्यान देना चाहिए जो कि स्लम में रहने वाले हैं. दैट लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड एंड दे मे गेट ट्रेन टू बिकम गुड सिटीजन्स रादर देन क्रिमिनल्स. तो पोइट का मानना है कि अगर इन बच्चों को प्रॉपर तरीके से, इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, इन बच्चों की तरफ प्रॉपर तरीके से अटेंशन दी जाए, तो शायद इन बच्चों को भी क्या किया जा सकता है, अच्छे सिटीजन बनाया जा सकता है और क्राइम से दूर किया जा सकता है. ये पर्टिकुलर जो पोम है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइमिंग स्कीम है वो राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स है. यानी फ्री वर्स है जिसका कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है. ये फ्री वर्स है, इसका कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं है. चलो स्टडी करते हैं. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn, they pallor, tall girl with the hair weighed down hat, the paper-seeming boy with red eyes, stunned unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at the back of dim class, one unnoted sweet young, his eyes live in a dream, of squirrel game in a tree room other than this. देखिए, अब कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं. गस्टी वेव्स, गस्टी वेव का ब्रीजी विंड्स, तेज हवाएं. पैलोर का मतलब होता है पीला चेहरा, पीला पड़ जाना, डल फेस होना. स्टंट का मतलब होता है नॉट फुली ग्रोन अप ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन. मतलब मैल न्यूट्रिशन, जब किसको पूरी तरीके से बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो वो स्टंट हो जाते हैं. उनका जो बॉडी है वो क्या पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है. ग्नाल्ड का मतलब होता है नॉटिड, जिसको आप गठिया बोल सकते हो, उस डिजीज को बोल सकते हैं हम. वीड्स की अगर मैं बात करूं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है. पेपर सिनिंग बॉय यहाँ पर रेफर किया गया वो बच्चा जो कि बहुत ज्यादा पतला थिन है, और मतलब बहुत ज्यादा थिन है वो, राइट. हेयर का मतलब यह हो गया सक्सेसर, राइट. तो लो अब इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं हम. देखिए, द पोइट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हु स्टडी in an elementary school which is set up in slum area. पोइट ने, स्टीफन स्पेंडर ने, एक क्लासरूम, एक स्कूल है, एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल है जहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो स्लम के बच्चे हैं. वो क्लास रूम है, वो कहां पर सेटअप किया गया, स्लम एरिया के अंदर सेटअप किया गया है. तो वहां के बच्चों के उस स्कूल क्लासरूम की कंडीशन को बताया गया है. द पोइट सेज, पोइट कहता है कि द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनी एनर्जी.
इन बच्चों के जो चेहरे हैं बहुत ज्यादा डल है, उनमें एनर्जी नहीं दिखाई पड़ती है। दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स ऑफ द एज। अगर इन बच्चों को कंपेयर किया जाए दूसरे एज के बच्चों, उन्हीं एज के बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, तो इन बच्चों के चेहरे काफी डल है, उनमें एनर्जी नहीं है। These children are compared to unwanted weeds. ये बच्चे unwanted weeds की तरह सोसाइटी में, जैसे unwanted weed होता है उसको रूट आउट करके फेंक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इन बच्चों को क्या माना गया, अनवांटेड माना गया है, क्योंकि ये बच्चों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। Here the writer says that these children seems to be unwanted, like the unwanted weeds which grow on their fields. देखिए यहाँ पर पोइट ने बोलना चाहा कि ये जो बच्चे हैं अनवांटेड वीड्स की तरह हैं, जो खुद ब खुद क्या होते हैं फील्ड्स में पैदा हो जाते हैं। द हेयर इज नॉट नीटली डन, उन्होंने अपने जो बाल है प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए हुए होते हैं। इट फॉल्स ऑन द पेल फेस, और उनके बाल उनके चेहरे पे, पीले पड़े चेहरे के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। दे हैव नॉट बीन टॉर्न अपाउट, इफ दे हैव बीन टॉर्न अपार्ट। द चिल्ड्रन आर अनटाइडी, दे हैव नॉट कॉम्ब देयर हेयर। उनके जो बाल है वो बिखरे हुए हैं, और ये जो बच्चे अनटाइडी है, मतलब गंदे हैं कह सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हाइजीन नहीं है, प्रॉपर तरीके से अपने आप को उन्होंने क्लीन नहीं किया हुआ है, उन्होंने अपने बाल भी कॉम्ब नहीं किए हुए हैं। देन ही डिस्क्राइब अ टॉल गर्ल, साथ के साथ स्टीफन स्पेंडर एक लड़की का भी जिक्र करता है जो कि थोड़ी टॉल है, हु सीम्स टू बी बर्डन बाय पॉवर्टी, और वो गरीबी के मारे क्या हुआ, गरीबी से दबी हुई है, बर्डन है। हर हेड इज बेंट, उसने अपना सर झुकाया हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस ऑफ शेम, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई हो, या शर्म की वजह से वो अपना सर झुकाया, उसने झुकाया हुआ है। देयर इज अनदर बॉय हु इज सो वीक, साथ के साथ उस क्लास में एक ऐसा बच्चा भी बैठा है जो कि बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा पतला है, थिन है। He has been compared to a sheet of paper, और उसको पेपर स्विमिंग बॉय बोला गया क्योंकि वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट नहीं मिली है, और उसकी बोन्स जो है उसके स्किन से साफ दिखाई पड़ती हैं, तभी उसको बोला गया पेपर स्विमिंग बॉय। द बॉय आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की आंखों में क्या है, ग्रीड है, और वो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है। Then he describes another student who is physically disabled. अब साथ के साथ स्टीफन स्पेंडर एक ऐसा बच्चे के बारे में जिक्र करता है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है। द पोइट सेज दैट द बॉय इज अनलकी, वो लड़का बहुत ही अभागा है, क्योंकि अनलकी है बिकॉज इनहेरिट जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं, अ डिजीज, उसने अपने फादर से एक डिजीज ली है, हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज डिफॉर्म्ड बॉडी, उसके फादर को भी वो डिजीज थी गठिया वाली, और वही डिजीज उसके बच्चों को भी हो गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिफॉर्म हो गई है, खराब हो गई है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से कोई फैसिलिटी मिलने की बजाय ही हैड रिसीव्ड अ डिजीज इन हेरिटेज, विरासत में उसको क्या मिला, हेरिटेज में उसको क्या मिला, अपने फादर से वो डिजीज मिली है। द डिसेबल्ड बॉय इज सिटिंग ऑन हिज बेंच, वो जो बच्चा है डिसेबल्ड है, जिसको वो बीमारी है, वो बेचारा बच्चा क्या कर रहा है, अपने बेंच पे बैठा हुआ है, रिसाइटिंग हिज लेसन, और अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, लर्न कर रहा है। एट द बैक ऑफ द क्लास के बिल्कुल पीछे डिम एरिया के अंदर देयर वाज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है, was not visible to the poet, जो पोइट को पूरी तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है, एंड ही was sitting in darkness, वो अंधेरे में बैठा हुआ है। The poet could see his eyes, पोइट उसकी आंखें देख पा रहा है, विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ ड्रीम, और उस बच्चे की आंखों में एक चमक होती है और बहुत सारे सपने होते हैं। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्लास, वो बच्चा अनअटेंडेड होता है, यानी उस बच्चे का ध्यान ही नहीं होता क्लास के अंदर, पूरा ध्यान उसका बाहर होता है। ही सीम्ड एज इफ ही वॉज रादर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद द स्क्विरल इन द ट्री हाउस, और क्योंकि उस बच्चे को देखने से ये पता चल रहा है कि वो बच्चा क्लास में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन अटेंटिव नहीं है, और वो क्या चाहता है, वो बाहर जाकर उन स्क्विरल के साथ खेलना चाहता है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है जहां पर पोइट ने उस पर्टिकुलर क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से वो क्लासरूम सेटअप किया गया है, किस किस तरह के बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं। सेकंड स्टेंजा पे चलते हैं, उससे पहले इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले हमने सिमिली को यूज किया है, कैसे, देखो, लाइक रूटलेस वीड, ठीक है, जो उन बच्चों के जो बाल है, हेयर है, उसको कैसे कंपेयर किया है, रूटलेस वीड की तरह बताया गया है, तो यहां पर हमने सिमिली को यूज किया है। मेटाफर कैसे बोला, पेपर स्विमिंग बॉय, उस बच्चे को पेपर स्विमिंग यानी पेपर की तरह दिखने वाला बोल दिया गया है,
यानी कि बहुत ज्यादा पतला है, तो यहाँ पे मेटाफर यूज कर लिया हमने। रिपीटेशन अगर मैं बात करूं, फर्स्ट लाइन में फार फार यूज किया गया था, फार फार। तो जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहां पर हमने रिपीटेशन भी यूज कर लिया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेंजा। मूविंग ऑन विद सेकंड स्टेंजा। ऑन सोर क्रीम विद वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड, cloudless at dawn, civilized dawn riding all cities, build flowery, tireless valley, open-handed map, avoiding the world's is world, and yet for these children, this window, not map, the world, where all their future painted with fog, and narrow streets sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. चलो इनके कुछ मीनिंग्स देखते हैं पहले। सौर का मतलब होता है अनप्लीजेंट, हियर रेफर्स टू द कलर ऑफ क्रीम, वाइट ऑफ क्रीमिश। यानी कलर क्या होता है, कलर बहुत, जब व्हाइट कलर होता है वो थोड़ा उड़ जाता है तो क्रीमिश हो जाता है। यहाँ पे यानी फेंटेड कलर हो गया, वो बहुत ज्यादा सौर हो गया है। डोनेशन का मतलब जो उस क्लासरूम के अंदर अलग अलग चीजें वहां पर लगाई गई हैं, वो सारी के सारी डोनेशन के थ्रू, वहां पे चैरिटी के थ्रू मिली हुई है। डॉन का मतलब हो गया सुबह का जो सनराइज का टाइम होता है, उसको आप डॉन बोल सकते हैं। सिविलाइज्ड डॉम की अगर मैं बात करूं, हियर इट मींस राइजिंग सन एट द हॉरिजन विच इज द शेप ऑफ डॉम। मतलब अगर सुबह का जो टाइम है, उस टाइम जो सूरज जो होता है वो सेमी सर्कल दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए बोला गया है सिविलाइज्ड डॉम। टाइलोस वैली, ये एक वैली है जो कि ऑस्ट्रिया के अंदर है और बहुत ब्यूटीफुल वैली है, तो इसलिए यहाँ पर उसका एक सीनरी है। सील्ड, शट और लॉक्ड। लीड का मतलब हो गया फुल ऑफ डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स। केप्स का मतलब हो गया अ लार्ज पीस ऑफ लैंड स्टिक आउट इन द सी फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट के बाहर का जो एरिया होता है, जो मान लो कोई भी एक माउंटेन का एरिया जो कि समुद्र की तरफ निकलता है, तो उसको आप केप्स बोल सकते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द वॉल्स ऑफ द स्कूल। अ पोइट बताता है उस क्लासरूम की वॉल्स को एक्सप्लेन करता है क्या, दे क्रीम इन कलर लाइक द कलर ऑफ सॉर क्रीम। उनका कलर जो है बहुत ज्यादा फेडेड हो चुका है। दिस मीन्स दैट द वॉल्स आर नॉट क्लीन। इसका मतलब ये है कि वो दीवारें हैं, जो वॉल्स है, उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया गया है। दे हैव नॉट बीन पेंटेड रिसेंटली, मतलब उनको अभी अभी पेंट नहीं किया गया है। द वॉल्स आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स, इमेज दैट मस्ट हैव बीन डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल। और उस पर्टिकुलर रूम में बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए हैं, इमेजेस लगे हुए हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों ने चैरिटी वहां पे की हुई है और चैरिटी की वजह से वो जो चीजें उस रूम में लगा दी गई हैं। देयर इज अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल, और वहां पे विलियम शेक्सपियर की वॉल के ऊपर एक पिक्चर भी लगाई गई है। हिज हेड, उसका जो आधा सर है, उसका जो सिर है, विच इज बाल्ड लुक्स लाइक राइजिंग एट हॉरिजन। और उनका जो आधा, मतलब उनका जो सिर दिखाया गया है, तो वो क्या है, बिल्कुल बाल्ड है, बिल्कुल गंजा टाइप दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल जैसे अपने हॉरिजन से आप देखते हो जब सूरज उगता है तो वो आधा ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर उस तरीके से उसको दिखाया गया, उनके विलियम शेक्सपियर के सिर को, हेड को। At the time of daybreak, सुबह के वक्त, the sun is rising at the horizon and semicircle like dome shape। और जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो जो सन होता है वो क्या दिखता है, डॉम की तरह दिखाई पड़ता है, गुम्मद की तरह दिखाई पड़ता है। इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज। और मानो क्योंकि वो हॉरिजन से निकल रहा होता है तो ऐसा लगता है वो सिटीज के पीछे से निकल रहा है, शहर के पीछे से निकल रहा है। देयर इज अ पिक्चर ऑफ फेमस टाइरोस वैली विच हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और साथ के साथ उस पर्टिकुलर क्लासरूम के अंदर एक टाइरोस वैली के क्या है, सीनरी भी लगाई गई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। देयर इज द इमेज ऑफ मैप, और वहां पे एक मैप भी है विच हेल्प्स ऑल इन इट्स ऑन वे। और वहां पे एक मैप भी लगाया गया है, एक वर्ल्ड मैप भी लगाया गया है। फॉर दिस चिल्ड्रन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज इररेलेवेंट। अब ये इन बच्चों के लिए वो वर्ल्ड मैप वहां पे लगाया, वो इनके लिए इररेलेवेंट है, कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि इन बच्चों के लिए जो वर्ल्ड है वो तो ये क्लासरूम और क्लासरूम से बाहर जो एरिया है, मतलब उनका जो स्लम है, वही वर्ल्ड है उनके लिए। तो द स्लम वेयर दे लिव इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे शोन इन मैप। क्योंकि देखिए, जो स्लम मतलब उनके सामने दिखाई पड़ रहा है और जो दुनिया उनके सामने उस मैप में दिखाई गई, दोनों में बहुत फर्क है। उनकी दुनिया तो वो स्लम ही है। The world is only what they see out of the window of the classroom। अब उनके लिए वही वर्ल्ड है जो उस विंडो से बाहर झांक कर देखते हैं तो उनको क्या दिखाई पड़ता है, स्लम दिखाई पड़ता है। तो वो स्लम ही उनके लिए क्या है, पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है। द स्लम,
द फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, और इन बच्चों का जो फ्यूचर है बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे कि वो अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ पाए। तो ऐसा कुछ भी इनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। द फ्यूचर इज कंपेयर टू नैरो स्ट्रीट, यहाँ पे इन बच्चों के जो फ्यूचर एक नैरो स्ट्रीट के साथ, संकीर्ण होता है नैरो का मतलब, उसके साथ कंपेयर किया गया, विच मीन्स दैट देयर इज नो वाइड स्कोप। इन बच्चों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ, जिससे कि ये बच्चे आगे जाकर अपनी जिंदगी में ग्रोथ कर पाए। These children are away, far away from the radiant light of knowledge and education. Radiant का मतलब है चमक, यानी इन बच्चों की जिंदगी नॉलेज और एजुकेशन से बहुत ज्यादा दूर है। यानी कि इन शॉर्ट इन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो अपने आप को एडुकेट कर पाए, अपनी जिंदगी प्रॉपर तरीके से जी पाए। इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले मेटाफोर यूज किया गया है, कहां पे देखो, सोर क्रीम वॉल्स। सोर क्रीम वॉल्स, वॉल्स आर डिस्क्राइब्ड टू बी डल एज सोर, तो यानी डल दिखाया उसको वॉल को, जो कि मेटाफोर यूज किया गया है। साथ के साथ नैरो स्ट्रीट सिल्ड विद लीड स्काई। अब नैरो स्ट्रीट किसके लिए यूज किया गया? द फ्यूचर ऑफ किड्स इज डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड, यानी नैरो का मतलब हो गया लिमिटेड, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, लिमिटेड मतलब यहाँ पर नैरो स्ट्रीट का मतलब उन बच्चों के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया मेटाफोर। असोनेंस हो गया जब वोवल साउंड आपका क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। इसके अंदर देखो ई साउंड कहीं ना कहीं आपको प्रोमिनेंट मिलेगा, तो इसलिए असोनेंस हो गया। एल्यूजन का मतलब होता है जब आप किसी किसी फेमस पर्सन या प्लेस का एग्जांपल देते हैं तो वहां पर एल्यूजन हो गया। देखो विलियम शेक्सपियर का एग्जांपल दिया हमने, टायरलीस वैल्यू का एग्जांपल दिया हमने, तो यहाँ पर एल्यूजन हमने यूज किया है। रिपीटेशन हो गया, फार फार वर्ड को हमने 2 बार रिपीट किया, तो यहाँ हमने रिपीटेशन को भी यूज किया है। थर्ड स्टेंजा पे मूव करते हैं। Surely Shakespeare is wicked. The map is bad example, with ships, sun, and love tempting them to steal. 4 lights that slyly turn into their cramped halls, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skin peeped through by bonds and spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stone. All of their time and space are foggy slum, so plot their maps with slum as big as dawn. देखिए विकेट का मतलब होता है इवल, मतलब दुष्ट। टेम्पटेड का मतलब परस्यूड करना, कोई चीज आपको क्या करती है, उकसाती है। स्लाइली का मतलब ट्रिकली, बड़ी चालाकी से। क्रैम्प्ड का मतलब होता है कन्फाइंड, अपने आप को बंधे हुए होना एक पर्टिकुलर एरिया में। स्लैग का मतलब होता है वीक, बहुत कमजोर। मैंडेड का मतलब रिपेयर होता है। ब्लॉट का मतलब होता है टू मार्क विद ए स्पॉट, मतलब किसी स्पॉट से किसी चीज को दिखाना, वैसे ब्लॉट का मीनिंग होता है धब्बा। डूम का मतलब होता है डिजास्टर। अब देखो यहां पर हम इसको स्टडी करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, द पोइट फर्दर सेज, अब स्टीफन स्पेंडर कहता है कि दिस चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम एरिया हैव फेस सो मेनी हार्डशिप। इन बच्चों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे हार्डशिप का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया है, दैट दे फील एवरी अदर पर्सन टू बी द एनिमी, जिसकी वजह से हर एक दूसरे आदमी को ये अपना दुश्मन समझते हैं। फॉर देम शेक्सपियर इज एन एविल मैन, उनके हिसाब से जो विलियम शेक्सपियर है वो एक दुश्मन है। क्यों है वो दुष्ट, क्यों है उनके लिए, क्यों? दे डोंट फाइंड द मैप टू बी गुड थिंग, और उनको लगता है जो मैप वहां पर रखा गया है वो भी इररेलेवेंट है, क्योंकि इन बच्चों के लिए वर्ल्ड मैप का कोई मायना ही नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी तो ये क्लास और क्लास से बाहर जो स्लम दिखाई पड़ता है यही इनके लिए वर्ल्ड है। They were never liked or lived they were never liked or loved by anyone, ना तो उनको कोई पसंद करता है, ना कोई इनसे कोई प्यार करता है। Therefore they hate almost everyone, और इस वजह से वो सभी को हेट करते हैं। Their desire of being loved by other forces them to steal, और वो चाहते हैं कि उनको क्या करे, लोग उनसे प्यार करें, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो फोर्स होते हैं कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए। देखें विलियम शेक्सपियर का जो एक वहां पर जो बाल्ड वाला जो पिक्चर वहां पे लगाया गया है, तो वो क्या एक बैड एग्जांपल क्यों दिया गया? वो बैड एग्जांपल इसलिए है, क्यों विकेट विलियम शेक्सपियर को बोला है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अपनी ज्यादातर जो पोम लिखी है वो रॉयल्टी के ऊपर लिखी है, किंगडम के ऊपर लिखी है, लव के ऊपर लिखी है, नेचर के ऊपर लिखी है, जो कि इन बच्चों की जिंदगी से परे है।
अब जब वो बच्चे ऐसी ऐसी चीजों को देखते हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो इंस्टिगेट होंगे, उकसेंगे, और वो उन चीजों को क्या करने के, किसी भी तरीके से उन चीजों को पाने की कोशिश करेंगे, जिससे जिसकी वजह से वो बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इसी वजह से विलियम शेक्सपियर को क्या बोला है, इवल बोला है, यही वजह है। दे लिव इन स्मॉल होम्स, वे छोटे घरों में रहते हैं। दे हैव स्टार्टेड एडजस्टिंग टू इट, और इन बच्चों ने अपने आप को उस सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। देयर लाइफ इज गोइंग टूवर्ड्स एंडलेस नाइट, और उनकी जो जिंदगी है एक ऐसी एयरलाइन, उनकी जिंदगी एक ऐसी नाइट की तरह जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। डार्कनेस में पैदा हुए, डार्कनेस में ही मर जाएंगे। दिस मीन्स दैट द फ्यूचर इज स्टिल फुल ऑफ डार्कनेस। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस से भरा हुआ है। दीज किड्स आर सो थिन, ये बच्चे इतने ज्यादा कमजोर है कि वन कैन इजिली सी देयर बोन्स थ्रू द थिन लेयर ऑफ स्किन। और इन बच्चों की जो बोन्स है, रिब्स है, वो उनकी स्किन से भी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हैं मैल न्यूट्रिशन की शिकार है, इनको प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट नहीं मिली है। द स्किन इज लाइक थिन लेयर बोथ एंड द बोन्स बीनेथ दे विजिबल थ्रू द स्किन। यानी कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी है, उनकी जो स्किन है इतनी ज्यादा पतली है, इनकी जो रिब्स है उसकी स्किन से दिखाई पड़ती है। These kids suffer from malnutrition, कहीं ना कहीं उन बच्चों को कुपोषण का शिकार है ये बच्चे, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। They wear spectacles which are made of steel, और इन बच्चों ने स्टील के कुछ स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं। दे आर चीप एंड वेरी अनकंफर्टेबल, और ये जो स्पेक्टिकल्स है बहुत ही चीप क्वालिटी के हैं, और पहनने में भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो उससे अनकंफर्टेबल है। इवन द लेंस इन द स्पेक्टिकल्स आर रिपेयर्ड, और जो उन स्पेक्टिकल्स का जो लेंस है वो भी टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं उसको रिपेयर किया गया है। द स्पेक्टिकल्स लुक लाइक स्टोन विच हैव रिपेयर्ड विद द पीसेस ऑफ ग्लास स्टिकिंग ऑफ देम। अब जैसे नॉर्मली स्पेक्टिकल्स लुक लाइक स्टोन विच हैव बीन रिपेयर्ड विद पीस ऑफ ग्लास स्टिकिंग ऑफ आउट ऑफ देम। अब नॉर्मली अगर कोई चीज पत्थर के ऊपर गिरेगी तो उसके अंदर क्या होता है, एक क्रैक आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्पेक्टिकल्स है, वो स्पेक्टिकल्स बिल्कुल उन स्पेक्टिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं क्रैक आया हुआ है। Here the poet tries to explain that these kids have to face so many hardship in their lives. तो पोइट ये बोलना चाहता है कि इन बच्चों को अपनी जिंदगी में बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ा है, और ये करते हैं। As these slums getting bigger and bigger, और वक्त के साथ ये स्लम है बढ़ते ही जा रहे हैं। They will destroy the future of these children, और कहीं ना कहीं ये स्लम जो है इन बच्चों के जो फ्यूचर है, आने वाले जो टाइम है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सच किड्स टू एस्केप फ्रॉम देम, और इन बच्चों के लिए इस सर्कमस्टांसेस से निकलना, इस स्लम से निकलना बहुत मुश्किल है। शायद ये इन स्लम एरिया से, इन सर्कमस्टांसेस से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके पोएटिक डिवाइसेस हम देखें तो मेटाफोर हमने यूज किया है सबसे पहले। देखिए, दे होम्स आर वेरी स्मॉल लाइक होल्स, क्रैम्ड होल्स बोला है। क्रैम्ड का मतलब आप कह सकते हो वेरी स्मॉल, होल्स मतलब यहाँ पर उनके रूम्स के लिए बोला गया, ठीक है। उनके जो घर है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। सिमिली भी यूज किया गया, लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन। अब जैसे बॉटल अगर स्टोन के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, उसके कुछ पीसेस हो जाएंगे। इन द सिमिलर मैनर उनके जो लेंसेज है उसके स्पेक्टिकल्स के अंदर, उनके अंदर क्रैक आया हुआ है। एलिट्रेशन अगर मैं बात करूं, फ्रॉम फॉग, एफ साउंड प्रोमिनेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एलिट्रेशन भी यूज किया है साथ ही साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्ट्रेंजा करते हैं, लास्ट है। unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields, make their world, run azure on the gold sands, let their tongues run naked into books, white and green, leaves open, history there whose language is sun। देखिए, कैटाकॉम्ब का मतलब होता है सिमेट्री, आप जिसको बोल सकते हैं कब्रिस्तान टाइप बोल सकते हैं। टॉम, अजर का मतलब होगा डीप ब्लू, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, एक्सप्लेनेशन पार्ट की। देखिए, द पोइट सेज दैट, पोइट यहां पे बोलता है कि गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय दिस चिल्ड्रन, कि गवर्नमेंट को इस बात को नोटिस करना चाहिए कि इन बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ही अर्ज, यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर अर्ज करता है, इस बात को स्ट्रांगली बोलता है, them to change the life of these kids, कि गवर्नमेंट को इन बच्चों की जिंदगी को चेंज करना चाहिए। मेक द वर्ल्ड मैप रियलिटी फॉर देम, और जो वर्ल्ड का मैप है इन बच्चों के लिए भी वो रियल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब
जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दूसरे बच्चों को मिलती है, वही सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को भी मिलनी चाहिए। देयर इज नीड टू बी देयर इज नीड टू ब्रेक द रिस्ट्रिक्शंस, और जो रिस्ट्रिक्शन इन बच्चों की जिंदगी पे लगी हुई है, इन रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना होगा, विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगी है पॉवर्टी की वजह से, उनके रिसोर्सेज की कमी है, इन रिस्ट्रिक्शंस को हमें हटाना होगा, इन बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। He was a governor public to help these children achieving their dreams. साथ के साथ स्टीफन स्पेंडर क्या करते हैं, गवर्नर आम इंसान और हर एक इंसान को ये बात की रिक्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हम सभी को इन बच्चों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि ये बच्चे अपने ड्रीम्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। एज दिस विल टेक अवे फ्रॉम द फॉग टू अजर स्काई। फॉग का मतलब डार्कनेस, अजर का मतलब हो गया डीप ब्लू, ओके, डीप ब्लू स्काई, ओपन ब्लू स्काई कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को फॉग, उस लिमिटेड, उस स्लम से निकालकर इन्हें हमें क्या खुला आसमान देना होगा। द पोइट हियर वांट्स टू से दैट, पोइट यहाँ पे कहना चाहता है, द वे द किड्स कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द डार्कनेस टू प्रेजेंट ब्राइट फ्यूचर। और इस तरीके से इन बच्चों को डार्कनेस से निकालकर प्रेजेंट के अंदर ब्राइट फ्यूचर की तरफ हम ले जा सकते हैं। ही वॉन्ट्स दिस पीस टू एक्सपीरियंस द सैंड एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचर, क्योंकि इन बच्चों ने कभी नेचर को विटनेस ही नहीं किया, नेचर को कभी इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो कहने का मतलब पॉइंट ये बोलना चाहता है कि इन बच्चों को भी हमें क्या करना चाहिए, नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। एज दिस विल लीड टू डिजायर ऑफ गेनिंग नॉलेज, क्योंकि जब ये बच्चे अपने उस कैटाकॉम से बाहर निकलेंगे, उस स्लम एरिया से बाहर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं जब ये नई चीजों को देखेंगे, नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो इन बच्चों की जो डिजायर होगी नॉलेज लेने की, वो बढ़ेगी। they will go through the white and green leaves। देखिए, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स का मतलब यहां पर हो गया, देखो व्हाइट का मतलब हो गया यहां पर बुक्स के लिए, ग्रीन लीव्स का मतलब हो गया नेचर के लिए। और अगर हम इन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो ये बच्चे क्या कर पाएंगे, हियर व्हाइट लीव्स डिपिक्ट्स बुक एंड ग्रीन लीव्स विद द नेचर। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें एजुकेशन देनी चाहिए और हमें इनको नेचर के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन द प्रोग्रेस। अगर हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एजुकेशन देते हैं, नेचर के साथ जोड़ते हैं, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बच्चे अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर पाएंगे। दे विल बी एबल टू पेंट ब्राइट फ्यूचर देमसेल्फ, और ये बच्चे अपना फ्यूचर खुद लिख पाएंगे, ब्राइट फ्यूचर अपना ये लिख पाएंगे। ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह अपनी जिंदगी को आगे तरीके से बढ़ा पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे और जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलो इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस देख ले। सबसे पहले मेटाफोर हमने यूज किया है, बुक्स को हमने व्हाइट बोला है, नेचर को हमने क्या बोला, ग्रीन बोला है। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, मेटाफोर यूज किया है। एनाफोरा भी अगर मैं बात करूं, तो जब दो लाइनें सेम वर्ड से स्टार्ट होती है, तो वहां पर क्या होता है, एनाफोरा आता है। रन से हमने दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्टार्ट किया है, देखिए पीछे जाके एक बार देखिए आप, देखो रन रन, तो ये हमारे लिए एनाफोरा हो गया, राइट। So this is all about from this particular poem. I try to make it simplify for you. If you like the detailed explanation of the poem, so please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you very much and have a nice day.